मेरे अजीज साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मैप में और मैप के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने मैप में क्या पढ़ा कि द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, अंतर्द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। आपने शायद क्लास 2 में या लेक्चर 2 में या 1 में देखा होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं एशिया के मानचित्र को। हम देखिए एशिया के मानचित्र में क्या समझेंगे। एशिया के मानचित्र में सबसे पहले संगठन को देखेंगे। संगठन से अगर हम पढ़ेंगे ना, जैसे सार्क हुआ, इसके बाद आसियान की कंट्री हुए, फिर कई ऐसे मतलब संगठन है, उन समझेंगे, उन सारे संगठन को समझेंगे। ठीक है, तो उससे हम अध्ययन करेंगे ना। पहले दक्षिण से, अगर हम दक्षिण से लेकर उत्तर से उधर से जाते हुए हम पश्चिम की तरफ चल जाएंगे तो सारा एशिया खत्म हो जाएगा। तो हम लोग समझेंगे पहले एशिया, और एशिया में पहले समझते हैं छोटे छोटे संगठनों के बारे में, कौन कौन सा संगठन क्या है और उनके क्या बैकग्राउंड है, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए हम लोग समझते हैं एशिया के बारे में। एशिया जो है सभ्यता का पालना कहा जाता है, जबकि मानव का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले मानव अफ्रीका में आया, लेकिन वो मानव सब नहीं था। भारत ने यानी कि एशिया ने पहले सब मानव को दिया, इसलिए एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, एशिया का अगर हम क्षेत्रफल को देखें तो एशिया का क्षेत्रफल लमसम में 4.5 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे पृथ्वी 4.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। वर्ग किलोमीटर स्क्वायर दोनों साथे बोल रहे हैं, वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे स्थल व पूरे पृथ्वी का जो स्थल है ना, उसका 33% भाग है। यानी कि 100 में पूरा 33% अकेले जो है कौन कवर कर रहा है? एशिया कवर कर रहा है। समझ रहे हैं? अब देखिए हुआ क्या, भारत का जैसे हम एशिया में कई देश आते हैं। भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, आपका सेंट्रल एशिया हुआ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान हुआ, रसिया हुआ, कई देश आते हैं। सबका धर्म क्या एक ही है? हो सकता है कोई दूसरा धर्म को फॉलो करे। सबका व्यापार एक ही है? नहीं है, कोई दूसरे चीज का व्यापार कर सकता है। ठीक है, तो क्या किया अब सारे देशों ने क्या किया? अब देखिए धर्म को अगर विकसित होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? विकसित अगर कोई भी कंट्री तभी विकसित होगा जब उनका व्यापार अच्छा से होगा। यानी कि एक देश से दूसरे देश से आदान प्रदान होगा, तभी ना विकसित होगा। तो क्या किया कि दक्षिण एशिया के देशों ने एक अपना संगठन बनाया, एक अपना समन्वय बनाया। सब देशों ने मिलकर एक समन्वय बनाया, कई संगठन बनाए। जैसे आपका सार्क हो गया, आसियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया। यूरोप वालों ने एक संगठन बनाया, उसे यूरोपियन यूनियन कहा गया। एशिया वालों ने एक संगठन बनाया जिसमें सार्क, कई देश आते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एशिया वाला, और सारे एशिया और यूरोप के कई देशों ने मिलकर भी संगठन बनाया। जैसे सार्क, अब हम लोग समझते हैं एशिया के बारे में, तो अभी हम लोग यूरोप के बारे में नहीं समझेंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन जो है यूरोप में आता है, ठीक है, तो हम उसके बारे में नहीं समझेंगे। जब हम यूरोप पढ़ रहे होंगे तब हम लोग यूरोपियन यूनियन का चर्चा करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल एशिया में पढ़ेंगे, एशिया को समझ लेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग यूरोप वगैरह में एंट्री मार देंगे। ठीक है, तो एशिया में कई संगठन बनाए, जैसे सार्क हो गया, आसियान हो गया। तो जब इन्हीं सार्क के बारे में हम लोग समझते हैं, छोटे छोटे संगठनों के बारे में समझेंगे। सार्क जो है, सार्क का सबसे पहले फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो साउथ मतलब दक्षिण, एशियन मतलब एशिया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में दक्षेस भी कह सकते हैं। दक्षेस कैसे कहा जाता है? तो द और ए, मतलब द से 10 और ए को दोनों को एक ही में साइलेंट कर दिया तो द हो गया। और ये जो है अक्षर जो है, इसको एक में साइलेंट कर दिया और 100 को एक में साइलेंट कर दिया, जिसे हम लोग शॉर्टकट में दक्षेस भी कह सकते हैं। हिंदी में सार्क, दक्षेस, ये से भी बोल सकते हैं। इनकी स्थापना 1985 में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक है, इनका मुख्यालय जो था नेपाल का काठमांडू में मुख्यालय। देखिए मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो मुख्यालय को भी याद रखना है। ठीक है,
नेपाल के काठमांडू में हुआ था। इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य ये था, आप अगर मैप देख पा रहे होंगे तो मैप में क्या है, जैसे देखिए, ठीक है, मैप में अगर आप इसका लोकेशन देख पा रहे होंगे तो ये आपका एशिया है, ये आपका पूरे क्या है, एशिया है, ठीक है। एशिया में आप देखिए दक्षिण एशियाई, दक्षिण मतलब जितना भी दक्षिण एशिया के तरफ जितने भी क्षेत्र आते हैं, दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, इन्होंने एक अपना संगठन बना लिया जिसका नाम रखा सार्क। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में कहाँ किया था? ढाका में किया था, ढाका में मर्दे। एक बात बताइए, जब ढाका में स्थापना किया तो इनका मीटिंग, अच्छा आठों बोलेगा कि हम चलिए हम लोग आपस में मीटिंग करेंगे, कोई बोलेगा कि जैसे भारत कहेगा कि नहीं रे मर्दे हम नई दिल्ली में करेंगे, फिर पाकिस्तान उलझेगा, बोले कि नहीं 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 हम जो है लाहौरवा में करेंगे। तो सब देश अलग अलग बोलेगा, तो उसके लिए एक मीटिंग, एक मुख्यालय होना चाहिए कि नहीं? तो उसका मुख्यालय जो है कहाँ बनाया गया? नेपाल के काठमांडू में बनाया। और कई, अब ऐसी बात अलग अलग है जो कि कई जगह करता है, जैसे अभी आपका 16वां शिखर सम्मेलन यानी कि 16वां सार्क का जो सम्मेलन होने वाला था वो आपका 2016 में जो होने वाला था वो आपका पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन उसी समय में उड़ी हमला किया गया था पाकिस्तान द्वारा, इसलिए भारत ने बहिष्कार किया था। तो सबसे पहले हम लोग वो बात अलग है, इंटरनेशनल रिलेशन को भी हम लोग समझते चलेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन भारत यानी कि संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी समझते चलेंगे कि भारत के साथ अन्य देशों के साथ मेरा कैसे संबंध है। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में अपने हित को देखा जाता है, भाड़ में जाए दूसरा देश, समझे कि नहीं? तो दक्षिण एशिया सार्क में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। चलिए 8 देश यहां देखिए, पहला हुआ मालदीव, पहला आपका कौन हुआ? मालदीव। दूसरा एक टी ऊपर जाइएगा तो श्रीलंका, ए बाबू सोना, मालदीव और श्रीलंका। और तीसरा जो हुआ आपका भारत, चौथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर नेपाल और बांग्लादेश, सॉरी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। यानी कि कितने देश आ गए? 8 देश। पहला मालदीव, थोड़ा सा ऊपर श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। नेपाल के देखिए, नेपाल के इतहिया में भूटान है चचा, देखिए भूटान, इसके बाद कौन आ गया? बांग्लादेश, ठीक है। अब हम समझेंगे कि सार्क में जितने भी देशों के साथ कैसा कैसा संबंध है भारत का, मालदीव के साथ कैसा संबंध है, श्रीलंका के साथ कैसा संबंध है, इन सब सारी चीजों को समझेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, सार्क जो है क्यों बनाया गया? तो सार्क में हमने उद्देश्य में लिखा है, क्या लिखा है कि सार्क जो है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है, ठीक है। देखिए अगर हम कल्याण को लोगों का कल्याण में बढ़ावा देना, तो सबसे पहले पर्यावरण को सुरक्षित करना सबसे बड़ी मुद्दा होता है। अब पाकिस्तान कहेगा कि ना हम जो है फैक्ट्री लगाएंगे, जितना प्रदूषण होगा वो जाएगा पृथ्वी, जाएगा वो वायुमंडल में, हमको इससे क्या मतलब है? तो पर्यावरण का मुद्दा एक देश से सुलझ नहीं सकता है, सारे देश को एक जगह आना पड़ेगा, तभी पर्यावरण का मुद्दा सुलझेगा। तो सार्क ने मतलब सार्क वालों ने, यानी कि जो सार्क संगठन बनाया था, उसका काम ही मतलब उसका उद्देश्य था कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश, दक्षिण एशिया के लोग जितने भी देश हैं, यानी कि इसमें 8 जितने भी देश हैं, इसमें लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है और आर्थिक सामाजिक विकास करना है, आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। और तीसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन है आतंकवाद, जो कि अभी पाकिस्तान वैसा कुछ नहीं कर रहा भैया। पाकिस्तान ये सब चीज में तो बोलना भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे। आतंकवाद जो है कह रहा था कि आतंकवाद का जो है मतलब आतंकवाद को कम करना है, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। एक ऐसा देश है जो आतंकवादी को प्रोडक्शन कर रहा है, आप समझ गए होंगे। सार्क में 8 देश आते हैं, मालदीव, समझ रहे कि नहीं? आपको हमने बता दिया, मैप में भी बता दिया। देखिए अफगानिस्तान जो है, पहले अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं था, पहले अफगानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बना। पहले 7 ही कंट्री आया करता था, अफगानिस्तान इसमें नहीं था, पाकिस्तान था, अफगानिस्तान नहीं था, लेकिन वो 2007 में बना। अब देखिए
कोई भी संगठन को चलाने के लिए जो है पैसा चाहिए कि नहीं, बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया भैया। तो इसके लिए चलाने के लिए क्या किया, मतलब खर्च देना पड़ेगा। तो कौन देगा खर्च? तो अमेरिका थोड़ी देगा खर्च चचा। अमेरिका तो पर्यवेक्षक के रूप में है इसमें अमेरिका पर्यवेक्षक के रूप में, मतलब देख रेख करेगा अमेरिका। ये सब महाशक्ति है, ये सब महाशक्ति कंट्री है, ठीक है, पावरफुल कंट्री है। इसका खर्च भारत अकेले 32% देता है, 32% अकेले देता है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका तीनों, मतलब ये जो है नेपाल भी 11%, बांग्लादेश भी 11%, श्रीलंका भी 11% देता भैया। भूटान और मालदीव दोनों मिलकर 5-5% करके देता है, समझे। ये सब जानना जरूरी नहीं है, लेकिन समझा दें सबसे ज़्यादा इसमें अगर देता है तो वो भारत देता है खर्च। अब देखिए वर्तमान में सार्क जो है कई चुनौतियों से गुजर रहा है। अभी सम्मेलन हो ही नहीं रहा है। 2016 में सार्क का सम्मेलन होने वाला था, हम आपको पहले ही बता दिए कि 2000 सार्क में सम्मेलन जब हो रहा था, यानी 2016 में जब सार्क का सम्मेलन कहाँ होने वाला था, पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, उड़ी हमला किया, उड़ी, जिस कारण भारत ने बोला कि एक तरफ तुम सेना को मार रहे हो और हम दूसरी तरफ तुमसे हम मौज मस्ती एक टेबल पर बैठकर बात करना चाहेंगे, ये कभी हो सकता है? एक तरफ दोस्ती, एक तरफ दुश्मनी। तो भारत ने इसका बहिष्कार किया कि हम नहीं जाएंगे सम्मेलन में, धिक्कार है ऐसे सम्मेलन को। क्यों जाएंगे भैया, पहले हमारा देश पहला प्रिय है, इसके बाद कोई पाकिस्तान वगैरह सार्क भाड़ में जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये था सार्क के बारे में। अब हम लोग समझते हैं सार्क में कितने देश, एक बार फिर से रिकॉर्ड मारते हैं। मालदीव, सार्क में आपका कौन देश भैया, मालदीव आ गया, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान व बांग्लादेश। सार्क में आपका 8 देश, एकदम दिमाग में याद रखना। मालदीव, थोड़ा सा ऊपर चलें श्रीलंका, थोड़ा सा ऊपर चलें भारत, फिर इधर चले पाकिस्तान, इधर चलें फिर अफगानिस्तान, फिर इधर सीधा चलें नेपाल, फिर नेपाल की एक ठोड़िया में देखें तो नेपाल के ठोड़िया में भूटान, फिर भूटान से एक गोड़वा हुआ आके देखें तो क्या बनी, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये 8 देश था। सबसे पहले कितना, 2007 में कौन सबसे लास्ट में कौन सदस्य बना भैया, अफगानिस्तान सदस्य बना 2007 में। पहले 7 कंट्री था। कब स्थापना हुआ, 1985 में। मुख्यालय कहाँ है आपका, नेपाल के काठमांडू में। पहले कहाँ इनकी स्थापना हुआ था, ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एक एक कंट्री के बारे में। मालदीव के साथ कैसा देखिए, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन को भी लेकर चलना है, मैप के साथ इंटरनेशनल रिलेशन को भी लेकर चलना है, तब याद रहेगा आपको। एक बार में हम 2-3 गो सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो अच्छे न होगा चचा। तो हम मालदीव को समझेंगे, इसके बाद श्रीलंका को समझेंगे। आज अगर हो पाएगा तो एक गो मालदीव को समझा देंगे, अगला वीडियो में श्रीलंका को समझा देंगे, तो ठीक है। अब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज हाथ दबा कर ले सकते हैं चचा। अब देखिए हम लोग समझते हैं मालदीव के संबंध के बारे में। हमने आपको बताया था कि सार्क में कितने कंट्री हैं, 8 कंट्री हैं। आपका मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ और बांग्लादेश, 8 कंट्री। हम लोग समझते हैं मालदीव के साथ क्या संबंध है हमारे भारत में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रीय हित को देखा जाता है, मतलब अपने देश की हित को देखा जाता है। अगर हम किसी के साथ संबंध बनाते हैं ना, यहाँ तक कि हमारा अपना भी संबंध है, हित के लिए संबंध होता है कि हमको कुछ फायदा मिले। आज का जो संबंध जो है फायदे के लिए दिया जाता है संबंध, समझे कि नहीं। जैसे आज किसी के साथ अगर मेरा संबंध है तो उसके साथ संबंध है तो हित को देखा जाता है, राष्ट्रीय हित। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है, भाड़ में जाए दूसरा देश, हमारा देश को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग मालदीव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मालदीव की राजधानी माले है। सबसे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मालदीव एक द्वीप है, मालदीव एक एटॉल आइलैंड है, एटॉल आइलैंड, ISLAND, एस साइलेंट होता है, एस को बोला नहीं जाता है इसमें आइलैंड में, ठीक है। हम लोग आइलैंड जब बोलते हैं तो आइलैंड बोलते हैं, एस को साइलेंट करते हैं, और जब लिखते हैं तो ISLAND को लिखते हैं, ठीक है। ये एटॉल आइलैंड होता है। ये एटॉल आइलैंड क्या होता है भैया, ये एटॉल आइलैंड जो होता है वो परवाल भित्तियों से बना होता है। मतलब परवाल भित्ति का होता है, यही तो बड़ा प्रॉब्लम है। अब कैसे समझेंगे कि परवाल भित्ति क्या होता है। तो परवाल भित्ति क्या होता है, मूंगा एक जीव है, समुद्री जीव है। मूंगा समुद्र में पाया गया एक जीव है,
ओकरा का खोला से वो उसके खोल से वो बनता है आइलैंड। जैसे हम एक चीज समझाते हैं आपको उदाहरण देकर। मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है, एक बड़ा सा तालाब है, उसमें पानी है, बड़ा सा क्या तालाब है, छोटे मोटे तालाब है। उस तालाब में अगर हम 5 लाख कछुआ को पोर दें और मान लीजिए वो पनिया किसी तरह दूषित हो जाए और वो तालाबा वो कछुआ जो है मर जाए, और जब मर जाए तो याद कीजिए, और जब मर जाएगा तो उसका बचेगा क्या, खोला बचेगा। 1 साल 20 साल 40 साल के बाद वो कछुआ का खोल, उसका जितना भी शरीर है वो खत्म हो जाएगा, कंकलवा तंकलवा गल गल के खत्म हो जाएगा, बचेगा का ओकरा खोला। तो उसी तरह समुद्र में एक जीव होता है जिसका नाम मूंगा, और वो जो मरता है तो उसका खोल बन जाता है, और जब खोला बन जाता है, खोले पर खोला, खोले पर खोला, खोला खोला बड़का को द्वीप हो जाता है। इसी को परवाल भित्ति कहते हैं, ठीक है। परवाल भित्ति को यानी कि जब वो द्वीप बन जाता है, जब समुद्र के बीचों बीच में हो जाता है, उसे एटॉल आइलैंड कहा जाता है। तो मालदीव क्या है, एक एटॉल आइलैंड है, यानी कि हमने यहाँ परिभाषित भी किया कि एटॉल आइलैंड किसे कहते हैं, ठीक है, हम वो चर्चा करेंगे। अब देखिए मालदीव की राजधानी माले, माले कहाँ है, माले जो है आपका एक मालदीव में ही होगा भैया माले। अब देखिए मालदीव का रुपया जो है वो मुद्रा जो है, जैसे हमारे भारत की मुद्रा रुपया है, उसी तरह मालदीव का जो मुद्रा है वो आपका मालदीवियन रुपया है, रुपया नहीं रुपया है, ठीक है, रुपया, समझे। मालदीव की अगर जनसंख्या लें तो मालदीव की जनसंख्या 4.5 लाख है, जिसमें से 33,000 लगभग 30,000 लमसम में भारतीय हैं, और उस भारतीय में वहाँ सेवा दे रहे हैं। कोई तकनीशियन का काम करता, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, समझे। तो ये समझिए कि भारत से साथ मेरा संबंध अच्छा है मालदीव के साथ, क्योंकि वहाँ हमारा भारत का बहुत आबादी रहता है और वहाँ सेवा देता है। अब भारत, पहले इनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, चलिए हम आपको मैप के साथ समझाते हैं। अब देखिए मालदीव में सबसे पहले एक मालदीव जो है कई आइलैंड का समूह है, कई द्वीपों का समूह है। सबसे ऊपरा में जो आइलैंड है, सबसे ऊपरा में आई हेवन द्वीपालु है, एटॉल है। देखिए एटॉल हम आपको बता दिया परिभाषा, एटॉल किसे कहते हैं, आइलैंड ही समझिए इसको, ठीक है, हम आइलैंड ही बार बार बोलेंगे, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर में आई हेवन बंदरगाह है, आई हेवन द्वीप है, ठीक है। आई हेवन द्वीपालु नाम है पूरा इसका, हम आई हेवन ही बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद जस्ट नीचे आइएगा, तो यहाँ जस्ट नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ फैडीपोलू है, ठीक है, फैडीपोलू बंदरगाह है, ठीक है, फैडीपोलू द्वीप है। हम आपको ये बगल में भी हम दिखा रहे हैं, ठीक है, बगल में भी आप देख सकते हैं, जूम करके हम दे रहे हैं बगल में। तो यहाँ भौगोलिक, ये आपका भौगोलिक स्थिति हुआ कहाँ है, मालदीव में कहाँ है, आपका इंडियन ओशियन में, यानी हिंद महासागर में है मालदीव आपका, भारत के दक्षिण साइड में, श्रीलंका के नीचे। देखिए ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम से सीधा सीधी अगर खींचेंगे तो तिरुवनंतपुरम से मालदीव के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है, मात्र 550 किलोमीटर है। तो सोचिए कि अगर भारत में अगर कोई यहाँ अगर चाइना, देखिए हमारा अभी दुश्मन कौन है, चाइना है, चाइना और पाकिस्तान है। अगर चाइना यहाँ पहुँच जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा, आंतरिक सुरक्षा में या बाहर सुरक्षा में कुछ तो प्रॉब्लम करेगा वो। तो इसके लिए चाइना देखिए अपना हम बताएंगे अभी उसका मोतियों का हार क्या है प्रोजेक्ट उसका, ठीक है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आई हेवन, ये देखिए सबसे ऊपर में मालदीव के सबसे ऊपर में कौन सा द्वीप, आई हेवन द्वीप। इसके बाद कौन, फाडीपोलू द्वीप। और अगर हम इनके पर्यटन की, अगर हम इनकी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स इसका जो है, ये मालदीव जो है एग्जैक्टली में ये पर्यटन पर ही निर्भर है। पर्यटन से इसको अच्छा खासा कमाई हो जाता है मालदीव को। बहुत ही सुंदर जगह है मर्दे, अगर जाइएगा ना तो यहाँ हनीमून मनाने के लिए जाता है, जब शादी उदी कर लेता है ना हनीमून मनाने के लिए जाता है। यही कारण तो जो है हमारा जो जितना हीरो हीरोइन है सब देखिएगा कहाँ गई, तो मालदीव, तो सब इधर बड़ा सुरक्षित जगह है मर्दे। सुरक्षित क्या मतलब, बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है।
तो ये हमने आपको बताया। और यहाँ की आबादी में 90% मुस्लिम है, 90% मुस्लिम है, जिसे मोपला मुस्लिम कहा जाता है। ये मोपला मुस्लिम पहले यही रहता, केरल में रहता था। ये अरब व्यापारी था, समझिएगा मोपला मुस्लिम क्या था। पहले अरबी व्यापारी लोग, अरबी जो लोग थे वो लोग व्यापार करते थे भारत से। अरब जो है, अरब प्रायद्वीप के लोग व्यापार करते थे भारत से, और जो जितने भी व्यापारी थे वो केरल में बस गए। और केरल में बसने के बाद उसे मोपला मुस्लिम कहा गया, और कुछ केरल में बस गए और कुछ मालदीव आकर बस गए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने भौगोलिक स्थिति को देखा। कहाँ है? हिंद महासागर में। और सबसे ऊपरी द्वीप कौन है मालदीव का? आई हेवन द्वीप। ठीक है, आई हेवन द्वीप। और इसके देखिए मालदीव के नीचे डियागो गार्सिया द्वीप है। हम आपको वर्ल्ड मैप में अभी दिखाएंगे। डियागो गार्सिया का द्वीप है वो, डियागो गार्सिया, जिस पर अभी यूएसए का कब्जा है। ठीक है, यूएसए अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित कर दिया है। तो ये था भौगोलिक स्थिति। अब हम लोग समझते हैं क्या इतिहास में क्या परिवर्तन, आखिर मालदीव हमारे भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मालदीव को क्यों हम लोग चाहते हैं उतना, इसके पीछे हम मालदीव कुछ करे हमको क्या मतलब। मालदीव हमारा पड़ोसी है। एक बात याद रखिए, पड़ोसी कभी बदल नहीं सकता, बल्कि दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमारा घर में अगिया लगेगा तो पहले बुताने कौन आएगा? पड़ोसी आएगा, मित्र नहीं आएगा। मित्र को फोन करेंगे तब तो सब जल के स्वाहा हो गया होगा, समझे कि नहीं। तो हमारे घर में जब आग लगेगा, यानी कि हमको किसके सबसे पहले किसकी जरूरत है? पड़ोसी की जरूरत है। मित्र, अमेरिका क्या हुआ? हमारा मित्र हुआ, समझे कि नहीं। देखिए मालदीव जो है, मालदीव यहाँ है ये हमारा भारत है। मालदीव हमने बताया कि तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से ज्यादा दूर मालदीव नहीं है भारत से। ठीक है, 550 किलोमीटर, लमसम में 550 किलोमीटर की दूरी पर है मालदीव केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से। अब मालदीव के नीचे डियागो गार्सिया है। यहाँ यूएसए का मतलब अमेरिका का नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया। प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग देखते हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास में अगर देखते हैं तो चोलकालीन जो राजा, दक्षिण भारत के चोलकालीन राजा यानी कि राजा चोल और उनका बेटा जो है राजेंद्र चोल ने यहाँ कब्जा किया था। श्रीलंका के क्षेत्र पर भी कब्जा था, मालदीव के भी क्षेत्र पर कब्जा था प्राचीन में। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, सब भारत पर भी ब्रिटिशर्स का कब्जा था, मालदीव पर भी ब्रिटिश का कब्जा था। भारत को कब आज़ादी मिली? 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। मालदीव को कब आज़ादी मिली? 26 जुलाई 1965 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली। और भारत पहला देश था जो मालदीव को देश का दर्जा दिया, अन्यथा मालदीव देश नहीं रहता। उसको देश का सबसे पहले दर्जा देने वाला भारत था। यानी कि भारत ने मालदीव को कहा कि आप देश हैं, आपका अस्तित्व है। 1972 में भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किया, मतलब मालदीव से अपना संबंध स्थापित किया। उच्चायुक्त अपना खोला, मतलब दूतावास खोला गया। ठीक है, देखिए कॉमनवेल्थ किसको कहते हैं? जिस क्षेत्र पर, जिस देश पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था उसे हम लोग कॉमनवेल्थ देश कहते हैं, कॉमनवेल्थ कहते हैं। ठीक है, तो मालदीव पर ब्रिटिश का कब्जा था, तो ये कॉमनवेल्थ का हिस्सा होगा कि नहीं? तो कॉमनवेल्थ का हिस्सा था, मालदीव कॉमनवेल्थ का हिस्सा था। मालदीव जो सार्क का भी हिस्सा, आयोरा का भी हिस्सा, आयोरा, ये आयोरा हम चर्चा करेंगे बाद में, अंतरराष्ट्रीय। अभी थोड़ा सा समझ रहे हैं हम। कॉमनवेल्थ का भी सदस्य है कौन? आपका मालदीव। इतना तक हम लोग समझ गए। इसके बाद भारत के लिए मालदीव क्यों महत्व है, तो एक बात समझिए। हम मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है इस क्षेत्र पर, यहाँ भी कोको द्वीप जो है, कोको द्वीप जो है चाइना कब्जा कर रखा है, मतलब कोको द्वीप पर चाइना है। ठीक है, ये कोको द्वीप जो है पहले भारत का हिस्सा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको गिफ्ट के तौर पर दे दिया था, किसको? म्यांमार को दे दिया था। लेकिन ये चट्टा क्या किया, म्यांमार क्या किया, ये चीन को दे दिया लीज पर। यहाँ चीन है। अब इस श्रीलंका में हम्बन टोटा सबसे नीचे, श्रीलंका के नीचे में हम्बन टोटा बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर चीन, ये बंदरगाह को भी जो है चीन ले लिया है। इसके बाद पाकिस्तान, तो समझ रहे क्यों बोलेंगे उतना, पाकिस्तान तो सब समझिए रहा है।
पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ इस जगह पर ग्वादर बंदरगाह है। ये इस ग्वादर बंदरगाह को चीन कब्जा मतलब चीन यहाँ आ गया है। चीन अपना जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका है। वैसे भी पाकिस्तान समझ रहे हैं पाकिस्तान किसकी तरफ जाएगा। तो ये चाइना चाह रहा है, चाइना चाह रहा है कि हम मालदीव पर भी अपना एक बंदरगाह खोलें, बंदरगाह को लीज पर ले लें और लीज पर लेकर हम भी यहाँ भारत को चारों तरफ से देखिए, अगर इस तरह घेर लेगा तो क्या होगा, मोतियों का हार, पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग, मोतियों की हार की तरफ भारत को क्या कर रहा है, हिंद महासागर के क्षेत्र में घेर रहा है। तो ये चीन चाह रहा है कि हम मालदीव पर भी अपना बंदरगाह स्थापित करके हम भारत पर सीधे सीधी निगाह रखें। लेकिन मालदीव जो है, हम आपको राजनीति के बारे में बताएंगे। सबसे पहले महत्व के बारे में हम लोग समझते हैं, कैसे कैसे मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, मतलब कौन सरकार आया, भारत के पक्ष में क्या हुआ, विपक्ष में क्या हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। पहले हम लोग समझते हैं महत्व के बारे में। देखिए हमने लिखा है कि समुद्री मार्गों के माध्यम से आतंकवादी आक्रमण व समुद्री डाकुओं से निपटने में भारत का व्यापक रूप से सहायता कर सकती है। मतलब अगर ये क्षेत्र में, अगर मान लीजिए ये मालदीव रहेगा, तो अगर देखिए हमारा जैसे अगर कोई हम व्यापार करेंगे तो अदन की खाड़ी होते हुए इधर यूरोप की तरफ जाएगा। अगर नहीं इस जगह पर नहीं, और देखिए इधर जो है ना समुद्री डाकुओं का बोलबाला है, ये जहाजवे लूट लेता है समुद्री, और अफ्रीका वगैरह का डाकू, सोमालिया वगैरह का डाकू रहता है, ये लोग जहाजवे को लूट लेता है। मालदीव क्या करेगा, यहाँ से सीधे निगरानी रखेगा, सहायता करेगा, सुरक्षा करेगा, तो भारत को क्या होगा, इससे फायदा होगा मालदीव से। मालदीव में कुछ समय से कट्टरपंथी का ताकत मजबूत है। कट्टरपंथी मतलब कहता है एक ही बात पर अड़ी कराना, उसे कट्टरपंथी कहते हैं, या नहीं तो चरमपंथी कहते हैं। जैसे देखिए राष्ट्रवाद अच्छा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस राष्ट्रवाद ने नेपोलियन बोनापार्ट को शासक बना दिया, उसी राष्ट्रवाद ने नेपोलियन बोनापार्ट को भी कुचल दिया था। अगर आप यूरोप के इतिहास में पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट को, तो आप समझेंगे कि राष्ट्रवाद ने नेपोलियन बोनापार्ट को बढ़ावा दिया, लेकिन वही राष्ट्रवाद ने उसको कुचल दिया था। तो कोई भी चीज को कट्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज कट्टर चीज नहीं होना चाहिए। हम ये राष्ट्रवाद का खिलाफ नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रवाद बहुत अच्छा चीज है। तो ये कट्टरपंथी, मालदीव में कुछ समय से कट्टरपंथी का ताकत, आप देखिए कट्टरपंथी, या दिमाग लगाइए, मालदीव में यहाँ जो है मुस्लिम 90% की आबादी है, तो किससे भड़काना कौन चाहेगा, तो चाइना। किसके माध्यम से, पाकिस्तान एनी टाइम इस्लामिक कार्ड खेलता है। इस्लामिक कार्ड मतलब क्या होता है कि वो मतलब अपने जाति विशेष के रूप में उसको भड़काना चाहता है। किसको, मालदीव को। वहां कट्टरपंथी का ताकत मजबूत हो गया था, जिस कारण भारत को खतरा था। अगर यहाँ चाइना आ जाता, कट्टरपंथी, देखिए चाइना जो है कट्टरपंथियों को, चाइना एनी टाइम चाहता है कि देश में अशांति फैले और हम एंट्री मारें, एनी टाइम चाइना चाहता है। तो इसके लिए भारत ने कुछ किया। अब क्या किया, हम लोग राजनीतिक संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए भारत के समूचे जो तेल का जो खरीदारी है 63% भाग हिंद महासागर से ही करता है। मतलब हिंद महासागर के हरमुज जल संधि, भैया हरमुज जल संधि कहाँ है, हरमुज जल संधि जल डमरू मत देखिए, ये आपका ओमान की खाड़ी है। इस जगह पर देखिए जल संधि किसे कहते हैं, तो समुद्र के पतला रास्ता को जल संधि कहते हैं। और इस जगह पर जो है यहाँ देखिए ईरान के पास, ईरान और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इस जगह पर एक पतला समुद्र का, यानी कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में एक पतला रास्ता है, उसे हरमुज जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम इस रास्ते से अगर हम व्यापारी करेंगे, हिंद महासागर से वो आयात करता है, और जब आयात करता है तो 40%, जो कुल व्यापार का 40% क्षेत्र है, अगर चीन का प्रभाव बढ़ जाएगा तो भारत के लिए ये चिंता का कारण बन जाएगा, भारत के लिए चिंता का कारण बने। और जब से यहाँ कट्टरपंथी का ताकत मजबूत हुआ, तब से हाफिज सईद जैसे मोहम्मद जैसे आतंकियों का बोलबाला बढ़ा है, ISIS का बोलबाला बढ़ा है, जो भारत के लिए खतरा है। समझ गए, ये था हमारा मालदीव के लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
देखिए मालदीव जो है, सबसे पहले राजनयिक संबंध के बारे में 1972 में भारत से राजनीतिक संबंध शुरुआत हुआ मालदीव में। अब देखिए मालदीव के आंतरिक मतलब मालदीव में क्या क्या बदलाव हुआ वो हम लोग समझते हैं। एक चीज याद रखिएगा, मालदीव जो है टोटल मिला के 1100 से अधिक द्वीप है। ऊपर से नीचे अगर हम उत्तर से दक्षिण की अगर हम नापना शुरू कर देंगे तो 400 मील की दूरी है। 1100 से अधिक द्वीप है और 400 मील की दूरी है। उसमें से मात्र 200 द्वीप पर ही आदमी रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं मालदीव के बारे में। जब मालदीव को आज़ादी कब मिली? 1965 में। मालदीव में अस्थिरता रहा। अस्थिरता मतलब ये हुआ कि मालदीव में कभी सेना का शासन हो जाता था, कभी लोकतंत्र आ जाता था, मतलब छिटपिट करते रहता था, कभी कुछ तो कभी कुछ। 1978 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जो मालदीव के पहले राष्ट्रपति थे मोहम्मद गयूम थे। मोहम्मद गयूम, आप स्क्रीन पर उनका फोटो देख पा रहे होंगे। मोहम्मद गयूम, आई देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। मोहम्मद गयूम, 3 आदमी को समझना है। मालदीव के राजनीतिक में 3 आदमी का बहुत बड़ा योगदान है। अब 3 आदमी को समझ लीजिएगा तो मालदीव के साथ और भारत के साथ संबंधों को भी समझ जाइएगा। गयूम जो है, मोहम्मद गयूम जो है, इन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की। लेकिन ये लोकतंत्र था, कहने का लोकतंत्र था, लेकिन ये तानाशाह लोकतंत्र था। एक चुनाव, एक उम्मीदवार, एक पार्टी और एक चुनाव था, मतलब एक ही पार्टी था। अरे आज जब एक पार्टी रहेगा तो चुनाव होगा तो ये किन पटिया जीतेगा? उसका विरोधी कोई खड़ा था ही नहीं। मतलब राष्ट्रपति 1900 जब से आज़ादी मिली भारत को, 1978 के बाद 6 बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 6 बार जो है कोई मोहम्मद गयूम के खिलाफ में खड़ा होता ही नहीं था। और मतलब 6 30 साल तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहे। कौन? मोहम्मद गयूम साहब। इनका लेकिन कुछ भी थे, भारत के साथ अच्छा इसका संबंध था। हम वही पहले ही बोल दिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपने हित को देखा जाता है। जिस तरह अगर आप दैनिक संबंधों में अपने हित को देखते हैं, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने हित को देखा जाता है। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, एक चीज याद रखिएगा। एक तमिल यानी श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था लिट्टे, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। हम इनके बारे में जब श्रीलंका जब पढ़ाएंगे अगला क्लास में तो हम इसके बारे में पूर्ण ढंग से चर्चा कर देंगे। अभी इतना ही समझिएगा। लिट्टे मैप पर देखिए श्रीलंका के ऊपरी वाले भाग को, श्रीलंका का जो ये भाग है चचा, हम ऊपर कर रहे हैं इसको। श्रीलंका का जो ये ऊपरी भाग है, यहाँ तक ये जो भाग है, इधर के ऊपरी भाग को हम लोग जाफना कहते हैं। जाफना में एक संगठन था तमिलों का एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था, एक उग्रवादी संगठन था जिसका नाम था लिट्टे। ठीक है, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम था। ठीक है। और कुछ तमिल, देखिए ये समझिएगा, मालदीव में कुछ तमिल भी रहते थे, मुस्लिम के साथ कुछ तमिल भी रहते थे यहाँ। ठीक है, कम। ये तमिल चाहते थे कि कहीं मेरा अगर लिट्टे का शासन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना मतलब वो अपना हित को, देखिए जात को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या होता है कि जाति की भी राजनीतिक हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक जाति से था तो एक जाति से होने के कारण वो सपोर्ट कर रहा था। अब यही लिट्टे जो है राजीव गांधी की हत्या का भी कारण बना, वो हम चर्चा करेंगे। अब लिट्टे में जाएंगे, जब हम श्रीलंका पढ़ाएंगे तो हम लिट्टे के बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना ही समझिए, एक संगठन था, उग्रवादी संगठन था, कट्टरपंथी संगठन था, जो मालदीव में ये चाह रहा था कि वो देख रहा था कि वहाँ अस्थिरता बना है, तो इसी का मौका फायदा उठाकर वो चाह रहा था कि हम मालदीव पर अपना कब्जा कर लें। लेकिन मोहम्मद गयूम के जो सेनापति थे वो तैयार नहीं थे। तो उन्होंने भारत से मदद मांगा और भारत ने वहां से अपनी आर्मी को भेजा और लिट्टे को असफल कर दिया शासन स्थापित करने में, जिसे ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता। ऑपरेशन कैक्टस पूछा गया था, ऑपरेशन कैक्टस किन 2 देशों, मतलब ऑपरेशन कैक्टस के संबंध किस देश से है? तो मालदीव से है। ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस के तहत वहां लिट्टे को असफल कर दिया, लिट्टे को मार के भगवा दिया। कौन? इंडियन आर्मी ने। अब देखिए क्या हुआ,
गयूम साहब राष्ट्रपति बने रहे, 30 साल तक राष्ट्रपति बने रहे। गयूम ने क्या किया, बहुत जब यानी कि उनका चुनाव जो है 2000 फिर अस्थिरता बना ही रहा। ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति बन गए तो अस्थिरता, मतलब विरोध होते रहता था। जब 2008 में जब वो मतलब अपना कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में थे, तो 2008 में उन्होंने घोषणा कर दिया बहुदलीय चुनाव का। बहुदलीय मतलब एक से अधिक दल हो सकता है। जैसे पहले क्या था, गयूम क्या था, एक ही दल था। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए जैसे हमारा इंडिया में एक ही दल है बीजेपी, मान लीजिए अगर बीजेपी एक ही दल रहता तो सीधी सी बात है, अगर कोई खड़ा रहता तो एक ही जीतता। कोई दूसरा दल अगर मान लीजिए कांग्रेस वगैरह 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 नहीं रहता तो एक ही दल जीतता। तो उसी तरह बहुदलीय पार्टी की घोषणा कब, बहुदलीय चुनाव की कब घोषणा हुई, 2008 में गयूम ने चुनाव की घोषणा कर दी। लेकिन देखिए क्या हुआ कि यहाँ जो है मोहम्मद गयूम जब बहुदलीय चुनाव की घोषणा की तो एक से अधिक दल हो जाएगा, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी वगैरह वगैरह अधिक दल हो जाएगा। तो यहाँ मोहम्मद गयूम के विपक्ष में खड़ा था जिसका नाम था मोहम्मद नासिद इस चुनाव में जीत गए। 2008 के चुनाव में मोहम्मद नासिद जीत गए। और जब मोहम्मद नासिद जीत गए तो शुरू दिन मतलब जब जीते तो उन्होंने भारत, जब राष्ट्रपति बने उन्होंने भारत का दौरा किया। अब इस बात का अंदाजा लगाइए भाइयों कि जब भारत का कोई राष्ट्रपति जीत कर और भारत का दौरा कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, भारत के साथ उसका संबंध अच्छा होगा। ठीक है, जिस तरह आप देखिएंगे, अगर नरेंद्र मोदी साहब जीते थे तो अरुणाचल प्रदेश का दौरा किए थे तो चाइना वाला बोल रहा था कि ये हमारा इलाका है, उसका सब इलाका उसी का है, चुट्टा का। तो नासिद ने भारत का दौरा किया। शुरू में क्या हुआ, नासिद जो है, देखिए भारत जो है जब 2004 में जब सुनामी आया था ना मालदीव में, तो भारत ने ही सहायता किया था। इतना नहीं, राजीव गांधी ने यहाँ राजीव गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल खोला था यहाँ मालदीव में, 200 बेड वाला हॉस्पिटल खोला था। इतना सहायता दिया है भारत ने। और आज ये मालदीव देखिए कैसे कैसे बदलेगा, देखिएगा ना अभी इतिहास में। शुरू में भारत के साथ नासिद का संबंध अच्छा था, लेकिन बाद में ये जो है बदल गया, ये रंग रूप बदल गया। ये लोग को शर्मो नहीं आता है, संबंध जो है ये चाइना और पाकिस्तान को फेवर करने लगा। नासिद जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया इन्होंने, मतलब पर्यटन, अधिक से अधिक पर्यटन पर इन्होंने खर्च किया। और तब तक क्या हुआ, जो यहाँ के कट्टरपंथी लोग थे, सब जगह भारत में भी कट्टरपंथी है, सब सारे देश में कट्टरपंथी है। कट्टरपंथी जो है वो परिवर्तन का विरोध करते हैं। कट्टरपंथी जो है पारंपरिक बातों को लेकर चलते हैं। कट्टरपंथी ने इसका विरोध किया क्योंकि इनका मानना था कि अगर यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ विदेशी लोग आएंगे, और जब विदेशी लोग आएंगे तो शराब पिएंगे, जिससे अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने यही मतलब इनका विरोध किया कट्टरपंथियों ने। दूसरा ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि नासिद ने क्या किया, वहाँ के मालदीव के चीफ जस्टिस को बर्खास्त कर दिया, हटा दिया, मतलब उसको नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाला, तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद गयूम को बचाया था भ्रष्टाचार के। मोहम्मद गयूम ने कुछ भ्रष्टाचार किया था तो उन्होंने बचाया था चीफ जस्टिस ने। तो इस कारण जो है मोहम्मद नासिद ने उसको बर्खास्त कर दिया। और अब जब बर्खास्त किया तो यही नासिद था, पहले जब जीता था तो शुरू में भारत का दौरा किया था। और बाद में 2012 में इन्होंने क्या किया, एक GMR, भारत की कंपनी को, एक कंपनी थी GMR प्रोजेक्ट, भारत की कंपनी थी GMR। इन्होंने, GMR क्या करता है, मतलब वहाँ के एयरपोर्ट, इसका काम ही था कि एयरपोर्ट को अपडेट करना। जैसे पुराना टूटल फूटल एयरपोर्ट होता था ना, उसको ठीक ठाक करता था, उसका काम में था मतलब एयरपोर्ट का निर्माण वगैरह करना। तो ये 2012 ने क्या किया, नासिद ने 2012 में क्या किया, जो GMR प्रोजेक्ट जो था वो भारत को न देकर चीन को दे दिया। अब देखिए किया आखिर वो क्या किया। अब जब चीन को दिया तो भारत ने इसका विरोध किया कि ऐसा क्यों किए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है और चाइना जो है और भारत को संतुलन की बात किया। किसने, मोहम्मद नासिद ने। तो भारत ने भी सोचा कि क्यों, चलो भाई ठीक है तुम कमाओ, लेकिन हमारा जो है हित रहना चाहिए भारत में, कुछ नहीं। इसके बाद जो है
वहाँ जो है चीफ जस्टिस को जो निकाला था, उन्होंने बर्खास्त किया था, उसके विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। किसके विरोध में? चीफ जस्टिस को जो बर्खास्त किया था, ये नासिद के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। और जब नासिद के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया तो नासिद की सरकार गिर गई। और जब नासिद की सरकार गिरी तो वाहिदा राष्ट्रपति बने। मोहम्मद वाहिदा कुछ नाम है इनका, वाहिदा याद रखना है। वाहिदा ज़्यादा दिन तक ये नहीं रहे, 1 साल तक, लमसम में 1 साल भी नहीं रहे। इसके बाद 2013 में यमीन राष्ट्रपति बने, जो गयूम का सौतेला भाई था। और कहा जाता है 2013 से 18 तक का मालदीव और भारत के संबंध को डार्क काल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत खराब संबंध हो गया था भारत और मालदीव का, समझे, भारत के लिए बहुत बड़ा चुनौती था। यमीन राष्ट्रपति बने, जो गयूम के सौतेला भाई थे। इनका संबंध भारत से अच्छा नहीं था। इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने पाकिस्तान और चाइना को फेवर किया। इन्होंने पाकिस्तान और चाइना को, चूंकि कहीं ना कहीं चाइना भड़काता था, चाइना पाकिस्तान को कहता था और पाकिस्तान भड़काता था चाइना, यहाँ मालदीव के लोगों को। इन्होंने क्या किया देखिए, मालदीव के संविधान में अनुच्छेद 251 में 251 अनुच्छेद में लिखा गया था कि मालदीव की कोई भी जमीन विदेशी को नहीं दिया जाएगा, पर्यटन के लिए विदेशी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने, मोहम्मद यमीन ने क्या किया, संशोधन कर दिया और कहा कि नहीं, हम दे सकते हैं। उल्टा बोल दिया, ये कहा कि हम दे सकते हैं, मतलब यह दे सकते हैं। तो इस बात को समझिए कि किसको दे सकते हैं। ये भी बात इसमें कहा गया कि हम दे सकते हैं जो 80 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करेगा। तो 80 अरब डॉलर कौन खर्च करेगा? चाइना ही खर्च करेगा। भारत के पास तो उतना पैसा नहीं है। तो सीधे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये चाइना को फेवर कर रहा था। बाद में तो पता चल ही गया। संशोधन क्या, अनुच्छेद, मालदीव के अनुच्छेद 251 में इन्होंने संशोधन करके कहा कि नहीं, अब मालदीव की कोई भी जमीन को विदेशियों को दे सकते हैं। ठीक है, इन्होंने आपातकालीन लागू कर दिया। और जब आपातकालीन लागू कर दिया तो नासिद जो था, नासिद साहब थे, वो लंदन भाग गए। और जब लंदन भाग गए, अब देखिए क्या क्या परिवर्तन होते चला गया। 2009 में जो है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर की सुरक्षा करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भारत ने दिया था। और जब 2 हेलीकॉप्टर भारत ने दिया था, वो बोला 2018 में बोलता कि ना ले जाओ, हमको कोई काम नहीं। बताइए, ये सब जो है छोटका जो देश है ना, बड़ा खचड़ा होता है। वो लोग जाएगा कि हमको लोन दीजिए, भारत को बोलेगा कि हमको लोन दीजिए, हमको हमको लोन का जरूरत है, हमको कम पैसा पर लोनवा दे दीजिए ना, कम ब्याजवा पर लोनवा दे दीजिए ना। तो भारत बोलेगा कि इतना पैसा कहाँ तुम इतना कम ब्याज पर कैसे लोन दे? ठीक है, हम चाइना से मांग लेते हैं। ये लोग ने छोटका देश में बड़ी खचड़े का काम करता है। तो वही काम किया 2009 में भारत द्वारा। देखिए, भारत द्वारा जो इंडियन ओशियन की सुरक्षा के लिए जो हेलीकॉप्टर दिया गया था, वो बोला कि आप मालदीव से हटा लीजिए। कब? 2018 में हटाने की बात बोला। ठीक है, और जब 2018 में हटाने की बात बोला, अब देखिए कैसे कैसे संबंध हुआ। 1978 से 8 तक अच्छा संबंध रहा। 2008 से लेकर 13 तक कौन रहे? मोहम्मद नासिद साहब। संबंध पहले अच्छा रहा, फिर बाद में खराब हो गया। इसके बाद 2013 से 18 तक तो पूरे संबंधे खराब रहा। ये जो है यमीनवा, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसको भारत का अहमियत ही पता नहीं। अरे भारत एक ऐसा देश है ना चचा, तुमको समझना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है, तुम जब तुम सुनामी में, जब तुमको कोई ने पूछा था तो तुम भारत को जो है सहायता किया था। ये तुमको समझना चाहिए रे चचा, समझ। हाई देखिए यमीन साहब को देखिए, इसको समझ में नहीं आता कुछ। इन्होंने संशोधन किया अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 251 में इन्होंने संशोधन करके कहा कि नहीं, अब जमीन दे सकते हैं। जबकि इसके संविधान में लिखा गया था कि कोई भी जमीन, मालदीव के जमीन को किसी भी विदेशी को नहीं दे सकते। लेकिन इन्होंने संशोधन करके कहा कि हम दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई देश 80 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करेगा तो हम दे सकते हैं। अब एक बात याद कीजिए कि 80 अरब डॉलर कौन खर्च कर सकता है? चाइना है ना। अप्रत्यक्ष रूप में कहीं ऐसे नहीं बोल रहा, सीधा नहीं बोल रहा है, तो पिछुआ से घुस रहा है। तो वही जब आपातकाल खत्म हुआ तो मोहम्मद यमीन हार गए
और अभी जो वर्तमान जो राष्ट्रपति है मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद सोलेह राष्ट्रपति बने। यमीन जब राष्ट्रपति बने तो इन्होंने चाह रहा था चाइना, अगर यहाँ चाइना आ जाता तो भारत के लिए ये प्रॉब्लम था। कहीं ना कहीं हमारे समुद्री तटीय इलाका में, जो भारत का जो समुद्री तटीय इलाका में 26/11 जैसे हमले हो सकते थे, क्योंकि ये प्रॉब्लम करके रखता। तो इन्होंने क्या वहाँ बढ़ावा दिया। वहाँ जो है देखिए भगवान जो है, कुछ भगवान भी सुनने वाला होता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है रे। तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह राष्ट्रपति बने और उनका संबंध भारत से अच्छा है। अब देखिए भारत क्या नीति अपनाता है मालदीव। सबसे पहले भारत कहता है कि पड़ोसी फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि पड़ोसी, अगर घर में आपका अगर आग लगेगा तो पहले पड़ोसिया आएगा, इसके बाद तब आपका मित्र फोन करेगा, हेलो जला है कि बचा है, मित्र आपका फोन करेगा, समझे कि नहीं। तो उसी तरह पहले पड़ोसी फर्स्ट। भारत ने क्या किया, जो आई हेवन बंदरगाह जो था, आई हेवन जो एयरपोर्ट आई हेवन द्वीप नहीं बताया, आई हेवन पोर्ट, अभी हाल में सरकार जो है ना, सरकार ने आई हेवन बंदरगाह के रूप में, अब वहां से क्या हुआ कि चाइना को भगवाया। और जब इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की जो राष्ट्रपति बने तो वहां से चाइना को हटाया। और जब चाइना को हटाया तो आई हेवन बंदरगाह जो है कौन, भारत और मालदीव दोनों मिलकर विकसित कर रहा है, जिससे भारत को सुविधा मिला, यानी कि भारत को सुरक्षा प्रदान हुआ। तो ये था मालदीव के बारे में, आपको जितना भी इतिहास था मैंने सब आपको दे दिया। अब देखिए, अब मालदीव हो गया, मालदीव के बाद श्रीलंका आता है। श्रीलंका के बारे में हम लोग समझेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, अब हम लोग श्रीलंका को एक अलग वीडियो में देखेंगे। मालदीव की राजधानी माले, हम लोग बार बार रिकॉल करते रहिएगा। और एक चीज़ कीजिएगा, इसको जब जैसे जैसे हम बताएं उसको लिख लीजिएगा, कोई चीज़ इसमें नहीं बताए हैं और हम ऐसे मुंह से बोल दिए हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो सार्क में कितने देश? 8 देश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो 8 देश के बारे में हम लोगों 8 देश में से एक देश के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। अब हम लोग चलेंगे श्रीलंका के बारे में, धीरे धीरे सब चीज के बारे में हम लोग समझ जाएंगे। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन को भी समझ जाएंगे, मानचित्र को भी समझेंगे। बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरा अभिवादन स्वीकार करिए दोस्तों, और उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।